अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल की कोई बात याद, कल क्या बात होना किसी को भी नहीं याद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सही है। हाँ, जो होना था वो हो गया है, तो फिर क्या फायदा करने का, पढ़ने का क्या फायदा? जो होना है वही होना है। तो हमारा जो अजर और सदा है ना, वो हमारे करने की है। उसके नतीजे में हो क्या रहा है वो हमारा सदा नहीं है या इनाम नहीं है। अच्छा, अगर आपकी कोई फैमिली में क्लोज रिलेटिव, बहुत पेरेंट्स प्रॉब्ली में से किसी की डेथ हुई हो, तो आप इस मिसाल को ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। तो जो बहुत क्लोज रिलेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, तो उनका फिर जो है ना वो रो रो के बुरा हाल होता है। और ये कुछ दिन चलता है, फिर सेटल हो जाता है आस्ता आस्ता। तो जो सेटल हो जाता है आस्ता आस्ता, तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि अल्लाह ताला ने ना इंसान के अंदर ये खासियत रखी है, वो जो जो गम की शिद्दत थी वो होना शुरू हो जाती है सेटल। कमी नहीं पूरी होती लेकिन सेटल हो जाता है। एक होता है एक फितरी रिएक्शन में रोना, और एक होता है इंटेंशनली। जैसे कभी किसी घर में आपके छोटा बच्चा हो ना, कोई भतीजा भांजा वगैरह, तो जब वो असल में रो रहा होगा ना तो वो और होगा, और जब वो जान के जबरदस्ती चीख चीख के रो रहा होगा और वो ये कहना चाह रहा होगा जी मेरी बात, मैं रो रहा हूं, मुझे नोटिस करें, तो वो और चीज होगी। तो जब ये फौतगी वाला मामला होता है तो फितरी रोना आता है, बिल्कुल आता है। मर्द है औरत है, आता ही है। औरतों को ज्यादा आता है, मर्दों को कम आता है, लेकिन फितरी रोना है आता है। कोई क्लोज रिलेटिव अगर आपका पेरेंट्स हैं तो, या इसी तरह से अगर कोई पेरेंट्स आपने ऐसे देखे जिनकी औलाद चली गई, तो उनका रोना होता है बहुत ज्यादा, फितरी है, माँ बाप दोनों रो रहे होते हैं। लेकिन वो रोना जो चीखना चिंघाड़ना और ये कहना कि हाय ये मेरे साथ क्या हो गया, काश मैंने ना भेजा होता, या क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये जो चीखना चिंगाड़ना होता है ना, ये कोई पसंदीदा चीज नहीं है। और इसकी अपोजिट, जैसे एक मेरी फैमिली में एक डेथ हुई, जो लोग ईद से पहले जो एक्स्ट्रा क्लासेस में आ रहे थे उनको पता याद होगा, एक जवान बच्चा था वो फौत हो गया। तो उस वक्त मैंने जितना मजबूत उस बच्चे की वालदा को देखा ना, मैंने नॉर्मली देखा नहीं है। और उसकी जो वालदा थी उनको ये था जी अल्लाह ने दिया था, ले लिया वापस। रोना और बात है, तकलीफ और बात है, उसका कोई जो है ना मुदाला नहीं है। लेकिन ये सोच रखना कि अल्लाह ने दिया था वापस ले लिया। तो अगर आपके अभी तक एक्सपीरियंस में ऐसा वाकया आ चुका है तो आप इसको फील कर सकते हैं, अगर नहीं तो कल आ ही जाएगा, सबने जाना ही है। तो उसके बारे में एक खुशखबरी ये है कि बुखारी 4624 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे मोमिन बंदे के लिए मेरे पास जन्नत के सिवा कोई जज़ा नहीं। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जन्नत पक्की, कि जब मैं उसका कोई अजीज दुनिया से उठा लूं और वो उस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले, तो इस सब्र का जो रिवॉर्ड है ना, अल्लाह फरमा रहे हैं जन्नत के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास इसके लिए। और इसी से कनेक्टेड एक और है, इसके साथ ही सुना रहा हूँ, बुखारी 1302 साबित रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है, मैंने अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहते हुए सुना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र सदमे के आगाज में होता है। जब सब रो पीट लिया, मार लिया, चीजें तोड़ ली, उसके बाद कहा चलो जी सब्र कर लेते हैं, ये सब्र नहीं होता है। ये जो सब्र जिसका रिवॉर्ड है ना, वो होता है जो आगाज में। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब्बा जी फौत हो जाए तो पार्टियां करनी शुरू कर दें, अदब लिहाज तो है ही, लेकिन रोना पिटते रहना, शिकायतें करते रहना, ये नहीं है पसंदीदा। जो फितरी रोना आ रहा है वो और बात है, वो कुदरती बात है, लेकिन इसको बाकायदा ऐसे सेलिब्रेट करना ये नहीं सही है। मैंने कल कहाँ एंड किया था? डेफिनेशन कंप्लीट कर दी थी मैंने, डेफिनेशन हो गई, बात खत्म, डेफिनेशन क्लोज। अब उस डेफिनेशन को इतना क्यों इंपॉर्टेंस दी कि पूरा दिन ही लगा दिया उस पर? रिकग्निशन। आयत 16 में रिकग्निशन पढ़ी होगी, कुछ शायद अभी भी पढ़ रहे हो। तो रिकग्निशन में 2 पॉइंट्स थे। इट इज प्रोबेबल
कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो करेंगे और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये दो बातें पूरी हो जाएं तो वो जो प्लांट खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं और फर्नीचर खरीद रहे हैं, उनको मान लें एसेट। ये IS 16 में था, IS 38 में भी यही है, लेकिन एक और ताकीद के तौर पे की हुई बात है। लिखें अंग्रेजी, रिकग्निशन में अंग्रेजी लिखें। एन आइटम शैल बी recognized, an item shall be recognized as intangible asset if it meets यानी कंडीशन मीट करना, नंबर 1, द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, यानी डेफिनेशन भी पूरी करे और इसके अलावा फॉलोइंग रिकग्निशन क्राइटेरिया भी पूरा करे। डेफिनेशन भी पूरा करे और फॉलोइंग रिकग्निशन क्राइटेरिया भी पूरा करे। और ये फॉलोइंग रिकग्निशन क्राइटेरिया, ये वही दोनों पॉइंट्स हैं। अल मशहूर, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स associated with the item will flow to the entity। और दूसरी चीज, cost of the item can be measured reliably। अच्छा, प्लांट खरीदा, PPE, बिल्डिंग खरीदी, उसके लिए रिकग्निशन के लिए क्या शर्त थी? रिकग्निशन मतलब बिल्डिंग डेबिट करने के लिए क्या शर्त थी? यही दोनों। अच्छा, अब एक बात अंडरस्टूड थी कि वो बिल्डिंग भी तो हो ना, लेकिन ये बात IS 16 में लिखी नहीं थी कि ये क्राइटेरिया भी पूरा हो रहा हो और वो PPE भी हो। भाई जाहिर है PPE होगा, लेकिन IS 38 में इसको स्पेशली लिखा गया कि इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन भी पूरी होती हो। इसकी एक रीजन ये हो सकती है कि किसी ऑडिटर को या दुनिया वालों को ये साबित करना कि बिल्डिंग है को बहुत मुश्किल काम है। नहीं, बिल्डिंग ऐसी होती है और कैसी होती है, ये साबित करना ऑडिटर को कि इसकी यूजफुल लाइफ 15 साल है, को बहुत मुश्किल से मनाना पड़ेगा उसको। नहीं, नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो फर्नीचर को फर्नीचर ही सारे कहते हैं, बिल्डिंग को सब बिल्डिंग ही कह रहे होते हैं। तो PPE में इतना मुश्किल नहीं है कन्विंस करना कि ये है बिल्डिंग, ये प्लांट है। हम कौन सा जूती को उठा के कह रहे हैं देखो बिल्डिंग है, ये सब जो बिल्डिंग प्लांट है सबको पता है कि ये है। तो PPE में इतना मसला नहीं था, लेकिन इंटेंजिबल एसेट का ये साबित करना कि है अच्छा नाम, भाई है प्रोडक्ट मशहूर, ये आसान काम नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने मजीद ताकीद के लिए कह दिया कि इंटेंजिबल एसेट कहने से पहले तसल्ली कर लें कि उसकी औकात है भी थी कि इंटेंजिबल एसेट है। वो डेफिनेशन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही? कौन सी डेफिनेशन? आइडेंटिफाइबल है, नॉन मॉनेटरी है, एसेट है। और एसेट का मतलब है कि कंट्रोल है उस पर और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है। अच्छा, वो कल ना एक बच्चे ने, मुझे याद नहीं कि इस क्लास में अगली क्लास में, बहरहाल एक बच्चे ने क्लास के बाद पूछा था, बाकी आवाम उठ गई थी कि ये जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हैं तो ये मॉनेटरी एसेट क्यों नहीं है? पैसे दे के तो खरीदा था, पैसे दे के ही तो खरीदा था। मॉनेटरी एसेट वो नहीं है जो पैसे दे के खरीदा है, वो तो सारा कुछ ही पैसे दे के खरीद रहे होते हैं, कौन सा उठा के ले आते हैं। मॉनेटरी एसेट वो है जो एसेट ही इसलिए है क्योंकि उसे पैसे मिलने हैं। तो मॉनेटरी एसेट वो नहीं है जो पैसे दे के खरीदा है, मॉनेटरी एसेट वो है जिसे पैसे मिलने हैं, हमारा हक है पैसे मिलना, वो मॉनेटरी एसेट होता है। तो इंटेंजिबल एसेट को इंटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट करने से पहले तसल्ली कर लें कि क्या उसकी औकात है, क्या डेफिनेशन पूरी हो रही है? हो रही है जी, ये दोनों बातें पूरी हो रही हैं, ठीक है, कर लो इंटेंजिबल एसेट डेबिट। तो ये है रिकग्निशन इंटेंजिबल एसेट की। ये आप अंग्रेजी याद कर लेना जरूर। ये जब मैं आपको इसके थ्योरेटिकल सवाल कराऊंगा ना तो फिर उसमें बताऊंगा कि लिखनी होती है अंग्रेजी। रिकग्निशन डन। अच्छा, अब ना मैं एक चीज यहां बना रहा हूं, पहले आप मुझे बना लेने दें, फिर उसके बाद नोट करना उसको। IS 16
बचपन की बातें रिकॉल कर लें अगर, कुछ का खैर अभी भी चल ही रहा है। IS 16 रिकग्निशन के बाद और क्या था, जान के नहीं कहा मैंने, ऐसे ही हो गए। रिकग्निशन के बाद मेजरमेंट थी। अच्छा, मेजरमेंट में भी इनिशियल, सब्सिक्वेंट। अच्छा, सब्सिक्वेंट में आगे फिर वो कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में ही चल रहा था सारा। तो मैं इसी लिस्ट को आगे बढ़ाता जाता हूं। क्या क्या सलूक करते थे सब्सिक्वेंट में, डेप्रिशिएट करते थे इसको, फिर हंसते खेलते चलते चलते फिर रास्ते में एस्टीमेट चेंज हो जाता था, फिर बस हो गई तो बेच देते थे इसको, डिस्पोजल, बल्कि डिस्पोजल तो एक पार्ट है इसका, डी रिकग्निशन। और क्या क्या पढ़ा होगा IS 16 में, है डिस्क्लोजर्स थे, और उससे पहले एक्सचेंज ऑफ एसेट्स था, और सबसे आखिर में नहीं, रिवैल्यूएशन हो गई ना, डिस्क्लोजर्स थे। ये IS 16 में पढ़ा था। तो जो कुछ IS 16 में पढ़ा था उसमें से मेजॉरिटी सेम एज इट इज IS 38 में दोबारा लिखा हुआ। तो अब अक्लमंदी ये है कि वो हम सारा कुछ दोबारा थोड़ी पढ़ेंगे। यानी डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकालेंगे सबसे पहले, तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, परचेज प्राइस और टैक्सेस और ड्यूटीज वगैरह सब वैसे ही है। कॉस्ट मॉडल क्या है, रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है, रिवैल्यूएशन मॉडल एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना, फिर रीवैल्यू करना, सब कुछ वही है। डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, आर मेथड, सब वही है। एस्टीमेट चेंज, जो हो गया सो हो गया, अब से ऑनवर्ड रिमेनिंग लाइफ पे बांट लें, डी रिकग्निशन, एक्सचेंज ऑफ एसेट, डिस्क्लोजर, सब कुछ वैसे ही है। जो IS 16 में पढ़ा था सब कुछ वैसे ही है, हो गया, ये हो गया। लेकिन ये तो मजाक हो गया। तो सारा कुछ नहीं छोड़ देता, कुछ चीजें ना डिफरेंट है, कुछ नई हैं। तो अब अक्लमंदी ये है कि हम ये चीजें दोबारा नहीं पढ़ रहे, इन्हीं से रिलेटेड कुछ अगर डिफरेंट है या कोई नई चीज है, अब मैं वो पढ़ाने लगा। ठीक है, ये सब कुछ मेजॉरिटी पोर्शन वही है जो IS 16 में पढ़ा था, सब कुछ इसमें से वैसे वैसे ही है। लेकिन मैं अब जो चीज पढ़ाने लगाऊंगा ना, वो जो इन्हीं नामों में कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे रिवैल्यूएशन मॉडल, सारा कुछ वही है, सिर्फ एक दो एक्स्ट्रा बातें IS 38 ने की हैं, मैं वो बता दूंगा बस। इसी तरह डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन मेथड वगैरह सब वही हैं, फिर भी शायद लाइफ से रिलेटेड, RV से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, वो बता दूंगा। तो इन सब में जो कुछ IS 16 में पढ़ा वो है, इसलिए मैं अब आपको जो पढ़ाने लगा हूं वो बस एक्स्ट्रा वाली बातें बताने लगा हूं। कुछ चीजें हैं जिनमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा गाइडेंस है, तो बस वो एक्स्ट्रा वाली चीजें बता रहा हूँ। कुछ हैं जो वाकई नया नॉलेज है, वो बता रहा हूँ। तो मेरा ये सब नक्शा खींचने का मकसद ये है कि सारी मैंने IS 16 की चीजें लिखी, ये IS 16 समेट दिया मैंने, और सारा कुछ वही है जो पहले पढ़ा था। इसलिए हम वो फिर से डेप्रिसिएशन मेथड और रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग करने की बजाय बस अब जो नया नॉलेज है या जो एडिशनल गाइडेंस है वो बताने लगा। तो अब आप इसको लिखना जैसे लिख लें, फिर मैं आपको अब इस IS 38 में जो नई बातें हैं ना वो बताता हूं।
अभी वो नक्शा बना लिया। चले अब ना मैं आपको एक्स्ट्रा वाली बातें बताने लगा। अच्छा, ये बात समझ आई है ना कि अब हम क्या करने लगे। यानी मैं अगर आपको हेडिंग देता हूं कि जी रिवैल्यूएशन मॉडल, तो उसमें मैं बस 3 बातें लिखवाता हूं, आप कहें वो किधर गया, डेबिट क्रेडिट किधर गया, वो सब है। मैं सिर्फ एक्स्ट्रा वाली बातें बताऊंगा आपको। तो छोटी छोटी चीजें लिंक करता जाता हूं। है जी, क्या हुआ? अरे रिवैल्यूएशन तो मैंने रिवाइज कराया था ना यार। नहीं, वो भूल गया। स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, अच्छा पहले छोटी छोटी चीजें लपेट लेता हूं, फिर इसमें ना मेजर जो नया पोर्शन है वो ये है। जो मेजर नया पोर्शन है ना वो ये है। बाकी इन सब में ना वही थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट बातें हैं। बाकी मेन पोर्शन जो इसमें है वो इनिशियल है। तो छोटी छोटी हेडिंग देके ना मैं छोटी आइटम्स लपेट लेता हूं। पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी रेजिडुअल वैल्यू के बारे में। अब यहां से मैं आगे ऐसे चलने लगा हूं कि एक्स्ट्रा वाली बातें ना हेडिंग देके बताऊंगा। जैसे रेजिडुअल वैल्यू के बारे में बस 1-2 बातें बतानी है। तो रेजिडुअल वैल्यू की शान में पहले कुछ अर्ज करता हूं। डेली हेडिंग, चलें इसमें अंग्रेजी लिखें रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, इसमें भी ना सब ये डेप्रिशिएट हुआ करेंगे। इंटेंजिबल एसेट भी डेप्रिशिएट होंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा इसमें भी। तो आरवी का क्या काम होगा? डेप्रिसिएशन के फार्मूलों में इस्तेमाल होगी। तो इसमें भी आरवी है। तो आरवी के बारे में लिखें रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट shall be assumed to be 0। चलो जी, गल खत्म। 0 shall be assumed to be 0 unless। अच्छा, अनलेस के बाद अब 2 बातें करूंगा। तो क्या मुराद हुई अनलेस के बाद इन 2 बातों की? कि अगर ये 2 बातें हैं तो फिर 0 नहीं है, वरना 0 है। अब वो 2 बातें क्या हैं, उनमें से पहली बात बताता हूं। चलें समझाता हूं। ब्रांड क्या बताया था कल मैंने? प्रोडक्ट का ऐसा मशहूर नाम जो प्रोडक्ट अपनी पहचान बना चुका। अब लोगों को इसे फर्क नहीं पड़ रहा कि मैन्युफैक्चर्ड बाय कौन है। तो वो फिर प्रोडक्ट का जो मशहूर नाम है ना, तो वो ब्रांड है। जैसे कल मैंने यहां मिसाल दी थी सर्फ एरियल वगैरह, सर्फ पे आ गए थे। तो सर्फ एक्सेल मैन्युफैक्चर्ड बाय, चलो मान लेते हैं यूनिलीवर है मेरे ख्याल में वही है वैसे, लेकिन चलें यूनिलीवर। अब अगर यूनिलीवर वाले सोचें कि बस अब बहुत हो गई, तंग आ गए, क्या वॉशिंग पाउडर बनाए जा रहे हैं, हम ये काम छोड़ देते हैं। लेकिन वॉशिंग पाउडर मशहूर है, वो तो चलना ही चलना है। तो चलो पैक वाले कहते हैं जी चलो हम वॉशिंग पाउडर बेच लेते हैं। तो अब पैक वाले उनसे कहें कि जी आप सर्फ एक्सेल हमें बेच दें, हम बना के बेच दिया करेंगे। तो अब पैक ने क्या किया कि वो सर्फ एक्सेल का प्लांट वगैरह सारा उनसे लिया और बना के बेचना शुरू कर दिया। तो यूनिलीवर वाले कहेंगे ठीक है कोई मसला नहीं, तुम्हारा अपना काम है, ये पैसे लेंगे इस इजाजत के, पैसे लेंगे, अच्छे खासे पैसे लेंगे। अच्छा, क्यों अच्छे खासे पैसे लेंगे और पैक क्यों पैसे दे दे? क्योंकि वो इतना मशहूर नाम बन चुका है कि अगर कोई नया वॉशिंग पाउडर इजाद करके बेचने की कोशिश करते तो पता नहीं कितने साल लग जाते नाम बनाने में। तो वो जो सर्फ एक्सेल का नाम था वो पैक को दे दिया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो जो उनके पास 100-200 पैकेट पड़े थे वो उठा के दे दिए? नहीं, सर्फ एक्सेल का नाम, उसको बनाने का तरीका, उसको बनाने की इजाजत, बस आप लोग इसको बनाएं और बेचें। तो ब्रांड इनटेंजिबल एसेट है, पता नहीं देखते हैं, आइडेंटिफाइबल है। ब्रांड उस 2 किलो के पैकेट को कह रहा हूं, नहीं सर्फ एक्सेल के नाम को कह रहा हूं। तो आइडेंटिफाइबल है, क्यों? सेपरेबल है, पैक वालों को बेच दिया। अच्छा, नॉन मॉनेटरी है? हाँ, मॉनेटरी नहीं है। मॉनेटरी वो होता है जो रिसीवेबल है। आगे एसेट कंट्रोल है, मतलब अगर सर्फ एक्सेल का ब्रांड ज्यादा समेत खरीद लिया तो अब पैक वाले बना के बेचेंगे, कंट्रोल है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, बना के बेचेंगे, पैसा आएगा। अब जब पैक वालों ने ये ब्रांड खरीद लिया तो स्कैन्स ने सोचा कि चलो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो उन्होंने पैक से बात की, यार हमें भी साबुन बेचना है।
तो पैक ने कहा अच्छा 5 को साल हम बेच लेंगे, उसके बाद तुम ले लेना। ये तय हो गई, बात तय हो गई कि 5 साल बाद पैक वाले ये ब्रांड स्कैन को बेच देंगे। तय हो गया 50 लाख का बेच देंगे। तो अब पैक की बुक्स में इस ब्रांड की डेप्रिसिएशन करने के लिए आरवी कितनी लेंगे? 5 मिलियन। लिखे अंग्रेजी, देयर इज अ कमिटमेंट बाय अ थर्ड पार्टी, देयर इज अ कमिटमेंट बाय अ थर्ड पार्टी टू परचेज द एसेट, टू परचेज द एसेट at the end of its useful life, at the end of its useful life. और दूसरा पॉइंट, अच्छा जो अंग्रेजी लिखवाई है, अब जो पैक की मिसाल दी है, ये बात समझ आ रही है? देखें, पैक वालों ने खरीदा तो पैक का एसेट है, उसके बाद इन्होंने अभी से तय कर लिया कि इतने साल बाद बेच देंगे, कमिटमेंट हो गई, तो वो जितने का बेचेंगे उसको अभी आरवी मान लेंगे। दूसरी बात, दूसरी दिखें अंग्रेजी। हाँ जी, हाँ, क्योंकि पैक ने इरादा कर लिया बस 5 साल बाद उसको बेच देंगे। हाँ, इकोनॉमिक लाइफ होती है कि यूजफुल लाइफ होती है? इकोनॉमिक लाइफ होती है कि एसेट कितना अर्सा इस्तेमाल हो सकता है, यूजफुल लाइफ होती है कि हमने कितना अर्सा इस्तेमाल करना है। तो डेप्रिसिएशन तो यूजफुल लाइफ पे होती है। दूसरा पॉइंट लिखे, इस ब्रांड की इकोनॉमिक लाइफ इनफाइनाइट होगी, हो सकता है। मेरे तो बचपन से सर्फ ही चल रहा है, अब मेरे बचपन 30 साल हो गए, अब आगे भी पता नहीं कब तक चलेगा, तो इनफाइनाइट हो सकती है जी। समझ नहीं आई? मैं 30 साल का हूं, 35 नहीं, 12-13 साल का भी बच्चा ही होता है। 43 साल का हूं, तो 13 साल का भी बच्चा ही था मैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड, रेजिडुअल वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड बाय रेफरेंस, बाय रेफरेंस टू एन, रिपीट कर रहा हूं, रेजिडुअल वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड बाय रेफरेंस टू एन एक्टिव मार्केट, एक्टिव मार्केट, and it is probable, and it is probable that such market, and it is probable that such market will exist, such market will exist at the end of, at the end of assets useful life, at the end of assets useful life. इसकी अंग्रेजी पढ़ लें पहले, इस पे समझाता हूं। इसका मतलब यह है कि अच्छा, एक्टिव मार्केट अभी थोड़ी देर तक बताता हूं क्या होती है, बस आप मार्केट समझ लें। अगर तो रेजिडुअल वैल्यू मार्केट से पता चली, अच्छा मार्केट, ये इनटेंजिबल एसेट्स की मार्केट, ये शालमी की बैक साइड पे मार्केट ना, ये वही नहीं है जो समनाबाद में होगी या अनारकली में होगी। मार्केट तो बस प्लेस है, वो तो ऑनलाइन भी हो सकती है, वो तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी हो सकता है। तो जहां पर भी मार्केट में बायर सेलर कांटेक्ट कर रहे होते हैं वो मार्केट है। तो अगर तो इस तरह के इंटेंजिबल एसेट्स की मार्केट है और तब भी होगी, तो फिर उस मार्केट में जो वैल्यू लग सकती है वो आरवी है। पहला पॉइंट क्या था कि अगर किसी से कमिटमेंट कर लिया बेचने की तो जितने का बेचना है वो आरवी है, और दूसरा पॉइंट कि अगर मार्केट से वैल्यू पता लग सकती है तो फिर वो आरवी है, और अगर ये दोनों बातें नहीं है तो जीरो है। बस ये बात थी रेजिडुअल वैल्यू, बस ये रेजिडुअल वैल्यू खत्म। अगली कुछ बातें कर लेते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल से रिलेटेड। ये कोई 2-3 बातें बता रहा हूं। अच्छा, अब रीवैल्यूएशन मॉडल की मैंने हेडिंग दी है, तो मैं ये नहीं बता रहा दोबारा कि एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना है और रीवैल्यूएशन सरप्लस, वो सब है अपनी जगह, सब कुछ वैसा ही है। सिर्फ जो 2-3 कुछ नई गाइडेंस है वो बताने लगा।
रेजिडुअल वैल्यू बस रीवैल्यूएशन मॉडल, इसके बारे में एडिशनल बातें। फेयर वैल्यू क्या होती है? नहीं अभी नहीं लिखे। फेयर वैल्यू क्या होती है? आप चूंकि नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना अभी, तो आपको बस समझाने के लिए कह दिया गया मार्केट वैल्यू, वरना फेयर वैल्यू सिर्फ मार्केट वैल्यू नहीं है। फेयर वैल्यू वो प्राइस होती है जिसपे बायर सेलर खरीदने बेचने को तैयार हैं। अब वो प्राइस कैसे पता चलेगी? उसके कई तरीके हैं। IFRS 13 CFAB 1 एक अलग IS बना हुआ है इसके ऊपर कि फेयर वैल्यू कैसे निकालनी है। उन तरीकों में से एक तरीका मार्केट वैल्यू है। तो आप चूंकि अभी मार्केट वैल्यू समझते हैं बस, तो आपको कह दिया गया कि फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू है, वरना असल में फेयर वैल्यू बस मार्केट वैल्यू नहीं है, कई तरीकों में से एक तरीका मार्केट वैल्यू। मार्केट क्या होगी? वो प्लेस, वो नेटवर्क, वो वेबसाइट, वो व्हाट्सएप ग्रुप, वो कोई चैनल जहां बायर सेलर अवेलेबल है। एक्टिव मार्केट क्या होगी? जहां बायर सेलर सारी चौकस है, एक्टिव है, प्रोडक्ट एक्टिवली। हाँ तो एक्टिव मार्केट में तो एक्टिवली हो रहा होगा ना, लेकिन एक्टिव मार्केट क्या है? हाँ क्या? स्पेसिफिक एसेट की मार्केट हो, मछली मंडी। हाँ मछली मंडी में मछली। अच्छा चले मछली की बात कर लेते हैं। अगर तो मछली की गली मोहल्ले में दुकान है तो वो तो मछली उतने की बेचेगा जहां उसका दाव लगेगा। लेकिन अगर एक बहुत बड़ी मार्केट है मछली की, जहां बहुत सारे सेलर बैठे हैं, बहुत सारे बायर आ रहे हैं, तो ज्यादा चांस है कि वहां प्राइस फेयर चल रही होगी। चलो मछली तो कहां खरीदते होंगे, मोबाइल की मिसाल ले लेते हैं। गली मोहल्ले में भी मोबाइल की दुकानें हो सकती हैं, और वहां पर अगर यूज मोबाइल बेचने जाएंगे या खरीदने जाएंगे तो वो उसका अपने हिसाब से रेट बताएगा जहां ग्राहक मान गया। लेकिन अगर ज्यादा फेयर रेट लेना है तो हफीज सेंटर, हॉल रोड। अब यहां पर ज्यादा फेयर रेट क्यों मिलेगा? वैसे हो सकता है सारी वहां मिले हों, लेकिन ज्यादातर चांस ये है कि वहां पर फेयर रेट क्यों मिल जाएगा? क्योंकि इतने ज्यादा सेलर हैं कि ग्राहक एक से नहीं दूसरे के पास चला जाएगा। अब सब क्या है कि बायर सेलर सब आस्ता आस्ता सब अंडरस्टैंड करके एक रेट पे आ गए हुए हैं। तो इसलिए एक्टिव मार्केट वो होती है जहां पर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। जब ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगी, ज्यादा बायर, ज्यादा सेलर, तो रेट फिर मुनासिब होगा। तो इसमें लिखें नंबर 1 पॉइंट, रिवैल्यूएशन मॉडल में पहला पॉइंट लिखें। लिखवाता हूं। फेयर वैल्यू निकालने का तरीका एक से ज्यादा हैं काफी सारे तरीके, लेकिन आपको ज्यादातर मिसाल दी गई है मार्केट वैल्यू। और भी तरीके हैं। पहला पॉइंट लिखें। फॉर द पर्पज ऑफ रिवैल्यूएशन, ये मैं रिवैल्यूएशन मॉडल में पहला पॉइंट बता रहा हूं, और फिर सुन लें जो पहले पढ़ लिया वो है, ये और एडिशनल बातें बता रहा हूं। तो पहला पॉइंट लिखिए, फॉर द पर्पज ऑफ रिवैल्यूएशन, फेयर वैल्यू shall be measured by reference to an active market. एक्टिव मार्केट। अच्छा यहां तक की अंग्रेजी में बात क्या छुपी हुई है कि जब रिवैल्यूएशन करनी होगी तो फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे? किसी भी सियाने से पूछ के एक्टिव मार्केट से ही रेट लगवाएंगे। अच्छा अब इसमें एक और बात ये छुपी हुई है कि जिस एसेट की एक्टिव मार्केट है ही नहीं, तो फिर वो रिवैल्यू नहीं हो सकता। क्योंकि जब आईएस ने कह दिया कि फेयर वैल्यू अगर लेनी है रिवैल्यूएशन के लिए तो एक्टिव मार्केट वाला रेट ही लेना है, तो अब इसमें अंडरस्टूड बात हो गई कि जिसकी एक्टिव मार्केट है ही नहीं उस पर रिवैल्यूएशन नहीं लग सकती है। ये पता चल रहा है? इससे जाग रहे हैं? हाँ जी। अच्छा किन की मार्केट होगी? इंटेंजिबल एसेट्स में किन की मार्केट होगी? वो जहां बिजनेसेस में सारी चीजें डील हो रही होती है ना, उनके ऊपर आपस के नेटवर्क होते होंगे। शेयर की जैसे स्टॉक मार्केट है वो भी एक मार्केट है ना, तो इसी तरह से ये जो ब्रांड्स हैं बहुत सारे, तो इनकी भी हो सकता है कोई मार्केट हो। मार्केट से मुराद ये नहीं है कि ये एजर्टन रोड के ऊपर उसका एक प्लाजा होगा। मार्केट से मुराद कोई भी नेटवर्किंग का जरिया है, जो किसी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी हो सकता है, किसी वेबसाइट के जरिए भी हो सकता है।
तो हो सकता है ब्रांड्स के लिए बहुत ज्यादा कि वो ऐसी वेबसाइट बनी हो कि लोग आपस में कांटेक्ट करते हो, तो वो एक्टिव मार्केट हो गई है। हाँ जी, वो एक्टिव मार्केट वही है जिसमें बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है। तो पहले पॉइंट का मकसद ये है कि रिवैल्यूएशन मॉडल लगाने के लिए फेयर वैल्यू कहां से पिक करनी है? एक्टिव मार्केट से। अगला पॉइंट लिखें। अच्छा, ये बात अंडरस्टूड है कि रिवैल्यूएशन मॉडल लगाने का तकल्लुफ ही तब करें जब एक्टिव मार्केट हो, या नहीं? नहीं। दूसरा पॉइंट लिखें। इफ एन इंटेंजिबल एसेट in a class of if an intangible asset in a class of revalued intangibles अच्छा, बल्कि ऐसा करें, कॉमा लगा लें, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये जो लिखा ना मैंने, इफ एन इंटेंजिबल एसेट कॉमा इन अ क्लास ऑफ रीवैल्यूड इंटेंजिबल्स कॉमा, अब वो कॉमा कॉमा जो है ना पिछली बात को जोड़ देगा। कैन नॉट बी रीवैल्यूड अच्छा, इस अंग्रेजी को कराता हूं पूरा भी। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, जब ये शाखें बनाई होंगी, अगर मुझसे पढ़ा तो मैं शाखें बना देता हूं, किसी और टीचर से पढ़ा होगा वो भी जैसे ही बताते ही होंगे। तो इस शाख के साथ एक और रास्ता निकाल के बात बताई थी कि इनमें से जो भी मॉडल होगा वो पूरी क्लास पे अप्लाई होगा, अच्छा, पीपी की क्लासेस कौन सी होती हैं? बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट। इनटेंजिबल की भी क्लासेस होती हैं, वो वही है जो मैंने लिस्ट बनवाई थी। ब्रांड है, लाइसेंस है, सॉफ्टवेयर है, तो इनकी भी क्लासेस हैं। इंटेंजिबल एसेट की भी क्लासेस होती हैं जी। हाँ, वाह यार, बस अभी आने लगी थी ये बात, कमाल हो गया, अभी बस आने लगी ये बात। पहले पढ़ा है उधर, नेचुरल टैलेंट नहीं, जबरदस्त, बस आ रहा है इसका जवाब। नहीं, FR2 में मेरिट नहीं, गोल्ड मेडल होता है, गोल्ड मेडल है। कुछ नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी हंसने वाली बात नहीं थी, पता नहीं क्यों हंस पड़े। ये पता नहीं क्या बता रहा था मैं। हाँ, जब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में पढ़ा था ना कि इनमें से जो भी मॉडल लगना है वो पूरी क्लास के लिए लगना है, तो IS 38 में भी ऐसा ही है, इनमें से जो भी मॉडल लगेगा पूरी क्लास के लिए लगेगा। और वो क्लास कौन सी है? लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, ब्रांड, जो वैसे मैं कल मिसालें बता रहा था, तो वो इंटेंजिबल की क्लासेस हैं। तो अगर कॉस्ट मॉडल लगना है लाइसेंस के लिए तो सारे लाइसेंसेस के लिए कॉस्ट मॉडल लगना है। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल लगना है ब्रांड के लिए तो जितने भी ब्रांड्स हैं उन सब पे रिवैल्यूएशन मॉडल लगना है। तो ये वाली बात यहां भी है। अब यहां तक जो अंग्रेजी लिखी है ना, इफ एन इंटेंजिबल एसेट इन अ क्लास ऑफ रीवैल्यूड इंटेंजिबल्स, तो ये उस क्लास की बात हो रही है जो रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, लेकिन उसमें से कोई एक मनहूस एसेट जो रिवैल्यू नहीं हो पा रहा। अब आगे अंग्रेजी कहां तक पहुंचे? कैन नॉट बी रिवैल्यूड बिकॉज देयर इज नो एक्टिव मार्केट, for this asset। अच्छा, तो फिर इस बेचारे का क्या करें? पूरी क्लास को कहें कि छोड़ दो रिवैल्यूएशन मॉडल? नहीं, अब पूरी क्लास में जितने भी एसेट्स हैं अगर वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे हैं तो चल लेते हैं, लेकिन ये बेचारा नहीं हो पा रहा रिवैल्यू, तो इस बेचारे को फिर कॉस्ट मॉडल पे चला लेंगे। देन दिस एसेट shall be measured using cost model। तो अगर पूरी क्लास के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल चुन लिया हुआ है, लेकिन उस क्लास में से कोई ऐसा है जिसको नहीं कर पा रहे रिवैल्यू, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि रिवैल्यूएशन के लिए शर्त क्या लगा दी IS 38 ने कि फेयर वैल्यू एक्टिव मार्केट से लेनी है। तो हो सकता है उस बेचारे की ना हो एक्टिव मार्केट, तो फिर उसके लिए कॉस्ट मॉडल चलेगा। क्या
जी जी, तीसरी बात लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए। अच्छा, तीसरा पॉइंट भी पहले समझ लें। रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखना है अगर, तो फेयर वैल्यू कैसे निकालनी है? एक्टिव मार्केट से। तो ऐसा हो सकता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब हंसी खुशी रह रहे थे, कि एक दिन एक्टिव मार्केट बंद हो गई। लिखे अंग्रेजी, इफ द फेयर वैल्यू of a revalued intangible asset can no longer be measured, अच्छा, इसमें अब दो अल्फाज पे गौर करते हैं। पहले बात मैं कर रहा हूं ए फेयर वैल्यू ऑफ अ रीवैल्यूड इंटेंजिबल, यानी है ये रिवैल्यूएशन मॉडल पे, और कैन नो लॉन्गर बी मेजर्ड, अब नहीं है, पहले था, अब मेजर नहीं हो सकती। कैन नो लॉन्गर बी मेजर्ड बाय रेफरेंस टू एन एक्टिव मार्केट, तो फिर क्या करें? अब तो बेचारे की नहीं हो पा रही है, वापस कॉस्ट मॉडल पे ले आए, यानी जहां तक बेचारा जिंदगी का सफर गुजारा आया था को फिर वापस भेज दें। बस जहां जिस रास्ते पे चल रहा था बस चलाते जाएं आगे, ना करें दोबारा रीवैल्यू। जहां तक कर लिया था वहां से क्यों गिराते हैं? तो देन द एसेट शैल बी मेजर्ड, at its last revalued amount less subsequent। अच्छा, अंग्रेजी तो पीरी कर देता हूं, मतलब यह है कि जैसे अब आगे जैसे चलता आ रहा था ना, बस आगे चलता जाएगा, बस डेप्रिशिएट होता जाएगा। तो लेस सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड। अच्छा, जिन बच्चों को पहले अच्छी तरह पता है तो वो तो डायरेक्टली लिख लेना, जिनके लिए ये नया वर्ड हो ना, तो उसके लिए मेरा मशवरा है कि एक काम कर लें, तो ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि वो जो डेप्रिसिएशन पढ़ी है ना आपने, सब वही है, बस यहां पर उसका नाम डेप्रिसिएशन की बजाय एमोर्टाइजेशन है। तो अगर किसी के लिए नई बात है तो चलें कर लें, डेप्रिसिएशन लिख के काट के एमोर्टाइजेशन कर लें। अगर डायरेक्टली पता है तो चलो डायरेक्टली लिख लो, सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन एंड इंपेयरमेंट लॉस। आसान अल्फाज में जैसे चल रहा था बस वैसे ही चलाते रहेंगे, अब दोबारा रिवैल्यू नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। चलें, रिवैल्यूएशन मॉडल वाली बात पूरी हो गई, अब आगे और छोटी सी बात करते हैं। जी जी जी, देखें, सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान में मार्केट हो गई है खत्म और इंटरनेशनल मार्केट मौजूद है, तो हम इंटरनेशनल वाली वैल्यू ले लें। अगर हमारी हैसियत है कि हम वहां बेच सकते हैं तो बिल्कुल ले लेंगे, अगर नहीं, वहां बेच ही नहीं सकते, कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो फिर होती रही मार्केट, हमारे लिए नहीं है। चले, ये रिवैल्यूएशन मॉडल वाली बात होगी। अच्छा, अब ना एक शुरू में आईएएस में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो इसके लिए हेडिंग क्या बनाऊं? चले, हेडिंग बाद में कोई मुनासिब सा मौजूद सोच लेंगे, पहले कहानी सुन के ना तो उसकी अंग्रेजी लिख लेना, फिर कोई मुनासिब सा अच्छा सा नाम तजवीज कर लेना, वो इसका नाम डाल देंगे। समझा देता हूं पहले। आप सारी आईटी के दौर की पैदाइश हैं, चीते चीतियां हैं। ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये दो तरह के होते हैं। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर हैं ये दो तरह के हैं। कौन कौन से? एक पहली तरह का और एक दूसरी तरह का। कौन कौन से? हाँ जी, इंटरनल। एक्सटर्नल कौन सा होता है? एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर कौन सा होता है?
इतनी तरक्की कब हुई? आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। हाँ जी, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम कह लें उसको, ऑपरेटिंग कह लें। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दोनों में मेन फर्क यह है कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर की रूह है। अगर वो है ही नहीं तो फिर ये डब्बा है बस, इसमें चाहे इसके ऊपर जूस वाले ग्लास रखें, बेकार चीज है। इसके अंदर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है तो ये कंप्यूटर है, वरना तो ये कंप्यूटर ही नहीं है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? वो यही जो हमें डिफरेंट एप्स का जिनका पता है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अब डिस्कशन ये बन रही है कि एक कंप्यूटर खरीदा 2 लाख रुपए का और उससे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करवाया, चलो 50,000 रुपए का, सब जेन्युइन कर लिया। पता नहीं इतने का है कि नहीं है, डॉलर इतना महंगा, बहरहाल चले, मेरी मिसाल मेरी मर्जी। 2 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदा, 50,000 रुपए का उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवा लिया। तो कैश क्रेडिट 2.5 लाख, कंप्यूटर्स डेबिट 2 लाख और सॉफ्टवेयर डेबिट 50,000। यानी कंप्यूटर्स मतलब पीपीई डेबिट 2 लाख और सॉफ्टवेयर यानी इंटेंजिबल एसेट डेबिट 50,000। नहीं, बेशक वो सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर कंप्यूटर है ही नहीं कंप्यूटर। तो इसको हम कंप्यूटर ही की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे, इसको हम नहीं कहेंगे इंटेंजिबल एसेट। हां, इसके अलावा और अगर कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, इंस्टॉल किया, वो IAS 38 लगना शुरू हो जाएगा। तो इसकी शान में पहले कुछ अंग्रेजी लिख लें, फिर इसका कोई बना लेंगे मौजू, हेडिंग दे लेना। ये होगी बात खत्म, ये रेजिडुअल वैल्यू रिवैल्यूएशन खत्म हो गई बात। अब एक और बात बता रहा हूं छोटी सी, उसमें लिखें सम एसेट्स जी, नहीं ये बगैर हेडिंग के लिख लें पहले, फिर इसकी हेडिंग जो है ना वो मशवरे से तय कर लेंगे। सम एसेट्स कंटेन बोथ tangible and intangible elements, tangible and intangible elements। और अपने लिए आप ब्रैकेट में इसकी मिसाल कंप्यूटर या इसी तरह से कोई भी मशीन जो कंप्यूटर ऑपरेटेड हो, तो कंप्यूटर या कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन्स कुछ भी, तो ये उनकी बात हो रही है। सम एसेट्स कंटेन बोथ tangible and intangible elements। If intangible element is an integral part, if intangible element is an integral part of the related hardware, so that it cannot operate without the intangible element. It cannot operate without the intangible element। जिनकी अंग्रेजी इधर उधर होगी दोबारा बता देता हूं। सम एसेट्स कंटेन बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एलिमेंट्स, फुल स्टॉप। उसके बाद मैंने कहा कि इफ इनटेंजिबल एलिमेंट is an integral part of the related hardware so that it cannot operate, it कौन? वो hardware, it cannot operate without the intangible element, then complete asset यानी वो 2 लाख भी और 50,000 भी, then complete asset is recognized as PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो फिर वो PPE है, फिर अलग से उसको सॉफ्टवेयर को हम इंटेंजिबल नहीं कह देंगे। तो इसकी मिसाल आप अपने अल्फाज में लिख लें कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसकी कॉस्ट कंप्यूटर में ही ऐड होगी, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो है इंटेंजिबल एसेट। दोबारा बता रहा हूं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, फॉर एग्जांपल विंडोज, तो उसकी कॉस्ट कंप्यूटर की ही कॉस्ट में एडेड है, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो फिर IAS 38 में चलेंगे। अब इसके लिए कोई प्यारा सा नाम तजवीज कर दें,
हाँ जी, एग्जाम नोट, चलो एग्जाम नोट लिख लें, कोई अच्छा सा नाम अपने मर्जी से दे दें, जो मर्जी लिख लेना। नहीं नहीं, आप खुद ही कर लें। अच्छा, ये एक और छोटी सी चीज, ये भी एक छोटी सी बात है। इनफैक्ट ये सेम I-16 वाली ही बात है, लेकिन दोबारा हो रही है। इसमें भी एक दो पॉइंट लिख लें। अच्छा, एक बात तो इसमें लिख लें, नंबर 1 लिखें। अच्छा, ये बात जो मैं अभी लिखवा रहा हूं ना, ये अभी थोड़ी सी समझा देता हूं, फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करना होगा बाद में, तो फिर ये दोबारा करूंगा डिस्कस। अभी चूंकि लिखवा रहा हूं तो अभी थोड़ी सी समझा देता हूं। Amortization begins when the asset is available for intended use, and it ends या ceases when the asset is derecognized. अच्छा, यहां पर ना एक थोड़ी सी टेक्निकल बात है, वरना पॉइंट देखें तो I-16 वाला ही है। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर कब डेप्रिशिएट करना शुरू करते हैं? जब अवेलेबल फॉर यूज हो जाए। और अगर अभी सेठ साहब आएंगे तो इफ्तिताह करेंगे तो काम शुरू होगा, हैं? फिर भी डेप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनटेंजिबल में ना थोड़ा सा डिफरेंट काम यह है कि जैसे चेयर्स हैं, ये नया क्लासरूम बना और चेयर जो है वो सारी खरीद के क्लासरूम में आ गई। लेकिन अभी क्या है कि बोर्ड पे ना थोड़ा काम हो रहा है, तो इस वजह से अभी क्लासरूम को नहीं यूज कर पा रहे हम। चेयर्स आ गई हैं तो जहां स्टोर में रखनी थी जो क्लासरूम में लगा के रख दी, लेकिन बोर्ड पे अभी थोड़ा काम चल रहा है, इसलिए अभी क्लासरूम ये वाला बना नहीं है। तो चेयर्स की रेप्शन शुरू कर देंगे कि नहीं? चेयर्स की, हाँ, चेयर्स की तो कर देंगे शुरू, चेयर्स की हो जाएंगी शुरू, क्योंकि है ये तैयार हालत में अवेलेबल है। लेकिन जो इनटेंजिबल एसेट्स है ना, वो निस्बतन डिपेंडेंट होते हैं। जैसे चेयर तो चेयर है, वो तो अभी बाहर रखते हैं, बाहर बैठने के काबिल हो जाएगी। लेकिन जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं वो निस्बतन डिपेंडेंट हैं। क्या बात हो रही है? नहीं, मैं क्या बात कर रहा हूं, हैं? मैं क्या बता रहा हूं अभी? अच्छा, अभी क्रेडिट सेल की क्या बात कर रहा था मैं? नहीं बात कर रहा था, कैश सेल की कर रहा था। अच्छा, एमोर्टाइजेशन की कर रहा था, ठीक। ये जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं ना, इनका इस्तेमाल मोस्टली डिपेंडेंट है। जैसे अगर किसी मशहूर कंपनी का प्रोडक्ट यहां बनाकर बेचने के लिए उनसे फार्मूला लिया और उनसे कहा जी हम यहीं बनाएंगे तो बेचेंगे, इजाजत है? उन्होंने कहा जी इजाजत है। अब ये जो हमें मैन्युफैक्चरिंग राइट्स मिल गए, फ्रेंचाइज टाइप समझ लें, मैन्युफैक्चरिंग राइट्स मिल गए और उन्होंने कहा ठीक है, आप 10 साल तक आपको इजाजत है, आप बनाएं और बेचें, ये ले फार्मूला, बनाएं और बेचें, बस 10 साल तक आपको इजाजत है। कोई बाहर की मशहूर कंपनी है, उसका प्रोडक्ट हमने यहां लाके लोगों को बेचना शुरू किया, तो वहां से यहां लाना महंगा पड़ रहा था, हमने कहा जी हम यहां बना लें, बना लो, इसके लिए हमें प्रोडक्शन के राइट्स मिल गए। तो ये इनटेंजिबल एसेट है। क्यों? आइडेंटिफाइबल है। क्यों? क्योंकि राइट्स हैं। नॉन मॉनेटरी है, नहीं सेपरेबल नहीं है, लेकिन राइट्स हैं बस, और एसेट है, कंट्रोल है। हाँ, हम बनाएंगे, चीजें बेचेंगे और इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, लेकिन जल्दी बोल दिया मैंने, ये हमने राइट्स खरीदे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 22, 10 साल 1 जनवरी 22 से हो गए एक्टिवेट। लेकिन इनके लिए जो रिक्वायर्ड प्लांट एंड मशीनरी थी वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 2022 हमने उस प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने में ही निकाल दिया। तो प्रोडक्शन राइट्स का यूज क्या था?
है वो जो चलो कोई चॉकलेट है, उसके हमने प्रोडक्शन राइट्स लिए, तो उन राइट्स का क्या यूज है? चॉकलेट बनाएंगे और बेचेंगे। अब हमें इजाजत मिल गई, लेकिन प्लांट मशीनरी नहीं बना अभी, तो हम उन प्रोडक्शन राइट्स को यूज कर सकते हैं? तो हम उसको अमोर्टाइज नहीं करेंगे। बेशक लाइसेंस मिल गया, राइट्स मिल गए, 1 जनवरी 22 से एक्टिवेट भी हो गया, लेकिन वो डिपेंडेंट है प्लांट मशीनरी पे। तो प्लांट एंड मशीनरी तैयार होगा तो जाके वो अमोर्टाइज होना शुरू होगा। हाँ, अब ये अलग सवाल है कि अच्छा डेप्रिसिएशन करने के लिए लाइफ कितनी लेंगे, वो आगे जब सवाल कराऊंगा तो बताऊंगा। अभी सिर्फ ये बता रहा था कि इसको हम डेप्रिशिएट करना शुरू नहीं कर देंगे, क्योंकि बेशक राइट्स मिल गए हैं, प्लांट ही नहीं तैयार। तो अंग्रेजी वही है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा गहरी है। अगला पॉइंट लिखें, बस 1-2 पॉइंट है, खत्म, फिर बाकी कल करते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट लिखें, amortization method should reflect benefit pattern। ये भी बचपन की पढ़ी हुई बात है। इसी में ही जाए सेंटेंस कंटिन्यू कर लें। इफ बेनिफिट पैटर्न कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, यानी पता नहीं चल रहा बेनिफिट पैटर्न क्या है, तो फिर अल मशहूर स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, देन स्ट्रेट लाइन मेथड विल बी यूज्ड। दोबारा बता रहा हूं, मैंने दूसरा पॉइंट ये बताया है कि amortization मेथड शुड रिफ्लेक्ट बेनिफिट पैटर्न। ये वही IS 16 वाली बात है, लेकिन साथ ही साथ फिर ये कह दिया कि अगर पता ही नहीं चल रहा पैटर्न, तो फिर क्या करें? इफ पैटर्न कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, देन स्ट्रेट लाइन मेथड शुड बी यूज्ड। और इसमें आखिरी पॉइंट लिखें, अच्छा आखिरी पॉइंट भी ना पहले एक मिसाल से समझ लें, फिर लिखवा देता हूं, बस फिर ये बात खत्म है, फिर कल इसे आगे और पढ़ाऊंगा। पहले समझ लें बात, हमें 10 साल के प्रोडक्शन राइट्स मिले, और अब हम उनसे क्या बेनिफिट ले सकते हैं? प्रोडक्शन कर सकते हैं, और वो जो प्रोडक्शन करेंगे वो अपनी प्लांट की कैपेसिटी के मुताबिक जितनी मर्जी करें। यानी राइट्स में बस सिर्फ हमें ये इजाजत मिल गई है कि बनाएं और बेचें, जितने बना सकते हैं मर्जी है बना लें। तो इसकी एमोर्टाइजेशन के लिए मेथड कौन सा यूज होना चाहिए? चलिए, मैंने अच्छा नहीं किया, इससे पहले एक और बात पूछता हूं। प्लांट मशीनरी है जिसके लिए डेप्रिसिएशन मेथड यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड है, तो क्यों यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड मुनासिब होगा उसके लिए? क्योंकि उस मशीन में जितना ज्यादा यूज करेंगे उतनी ही वो जल्दी फारिग होगी, और अगर यूज नहीं करेंगे तो फिर 50 साल भी चल सकती होगी। तो फिर उसके लिए स्ट्रेट लाइन मुनासिब नहीं है, क्योंकि टाइम गुजरने से उस पर फर्क नहीं पड़ रहा, यूज करने से फर्क पड़ रहा है, तो इसलिए उसके लिए यूनिट्स मेथड मुनासिब है। अब ये जो मैंने राइट्स की मिसाल दी कि 10 साल के राइट्स हैं, तो इसको एमोर्टाइज यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड पे करना चाहिए, क्यों नहीं? क्योंकि हर साल जितने मर्जी बनाएं, ये थोड़ी कि पहले साल ज्यादा बना लिए तो लाइसेंस फट के थोड़ा सा रह गया हुआ है, फिर उसके बाद थोड़े से बना सकेंगे। राइट्स तो इजाजत है, तो हम फिर पहले साल क्यों थोड़े से बना रहे होंगे? किसी साल क्यों थोड़े से बना पा रहे होंगे? हो सकता है कि पैसे ना हो, और अगर पैसा भी बहुत है तो डिमांड कम हो सकती है। तो अगर डिमांड कम है, मतलब हम कम यूनिट सेल कर रहे हैं, तो इसमें राइट्स का कसूर है कि डिमांड कम है। तो मैन्युफैक्चरिंग राइट्स के लिए यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड मुनासिब इसलिए नहीं है क्योंकि उसका ताल्लुक तो मार्केट डिमांड से, वो राइट्स की डेप्रिसिएशन मेथड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ना IAS में एक स्पेशल पैराग्राफ अलग से लिखा हुआ है, ये है थोड़ा सा नहीं काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, बहुत एक पूरा पेज लिखा हुआ IAS में इसके ऊपर, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा बस बता दूं आपको ताकि बात इग्नोर ना हो, तो उसके लिए एक मुनासिब सी बात लिख लें। देखिए अगला पॉइंट, देयर इज अ रिबटेबल प्रिजम्पशन, देयर इज अ रिबटेबल नहीं, ब्यूटेबल नहीं, बट ही होता है ये, रिबटेबल है। इसका मतलब क्या होता है? जिससे रुजू हो सकता है, यानी हम कह तो रहे हैं लेकिन बदल भी सकते हैं इस बात को। रिबटेबल का मतलब है कि हमने कह तो दी है बात, लेकिन हम मुकर भी सकते हैं बाद में, यानी ये बात गलत हो सकती है, इतनी को पत्थर पे लकीर बात नहीं है। तो क्या है? देयर इज अ रिबटेबल प्रिजम्पशन दैट एन अमोर्टाइजेशन मेथड। अच्छा, इसमें ना पूरा पेज लिखा हुआ है इसमें, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको मैं जितना समराइज करके बता सकता हूं तो वो ये जुमला काफी है। ये MCQs में
हो सकता है टेस्ट। क्या? दैट एन amortization मेथड that is based on the revenue generated. There is a rebuttable presumption that an amortization method that is based on the revenue generated by an activity that includes the use of an intangible asset is inappropriate. अच्छा, रिबटेबल प्रिजम्पशन का मतलब ये नहीं कि हम शुगर लगा रहे हैं, भी मजाक कर रहे हैं हम। रिबटेबल प्रिजम्पशन का मतलब है कि अभी तक तो हमें लग रहा है कि यही सही बात है, लेकिन हो सकता है कि किसी मामले में हमें इसे रुजू करना पड़ जाए। रिबटेबल प्रिजम्पशन का मतलब है कि अभी तक तो हम इसको कह रहे हैं कि हाँ ऐसे ही है, लेकिन हो सकता है कुछ हालात में बात गलत हो जाए। तो वो क्या बात है? वो बात ये है कि प्रोडक्शन राइट्स मिले हमें 10 साल के चॉकलेट बनाएं और बेचें, तो अब रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? चॉकलेट बेचेंगे तो चॉकलेट बेचने का ताल्लुक सिर्फ इन राइट्स से है? नई प्लांट मशीनरी से भी है, मौसम से भी है, मुल्क के हालात से भी है, मार्केट में डिमांड से भी है। तो अब इसका ताल्लुक सारा का सारा इस इंटेंजिबल एसेट के 10 साल के यूज से नहीं है। तो इसलिए इस प्रोडक्शन राइट्स का डेप्रिसिएशन मेथड नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस की बेस पे नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्या बातें कर दी, कहां से कहां निकल गई। अभी जो मैं समझा रहा था कि इस मशीनरी का यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड क्यों मुनासिब होता होगा, क्योंकि ज्यादा यूनिट्स बनते होंगे तो मशीनरी जल्दी फारिग होती होगी, कम यूनिट्स बनते होंगे तो ज्यादा अरसा चल जाती होगी। लेकिन 10 साल के प्रोडक्शन राइट्स मिले हैं, ज्यादा यूनिट्स बना लेंगे तो राइट्स थोड़े रह जाएंगे। तो उनका नंबर ऑफ यूनिट से नहीं है मुनासिब ताल्लुक। नंबर ऑफ यूनिट्स तो इसलिए कम ज्यादा हो रहे होंगे कि शायद मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है, तो इसलिए इन राइट्स के लिए यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड मुनासिब नहीं है। ये मतलब है इस बात का। बस ये बात थी और बस ये क्लास थी। अल्लाह हाफिज।